जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? West Bengal State Electricity Board versus Dilip Kumar Ray, 2007 Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट. ओके, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए कि कैसे डिफाइन किया अपेक्स कोर्ट ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को. इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग initiated by one person, initiated by one person against another, comma, from wrongful or improper motive, from wrongful or improper motive, and without probable cause, to sustain it, full stop. This kind of prosecution is called malicious prosecution. आपने एक पर्सन के अगेंस्ट क्या किया है? कुछ प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करवाया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई है और उसके पीछे इंटेंट क्या है? रॉन्गफुल इंटेंट है और इम्प्रॉपर मोटिव है. और इस तरह का प्रोसिक्यूशन करवाने के लिए आपके पास कोई प्रोबेबल कॉज ही नहीं था. ठीक है, प्रोबेबल कॉज कैसे आता है और इसके जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम एक एक करके समझेंगे. ठीक है, प्रोबेबल कॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के टॉट के लिए. ओके, सो लिखिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या क्या डैमेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को. व्हाट आर द एरियाज that can be affected by malicious prosecution. You can write down malicious prosecution may damage. Malicious prosecution may cause damage to number 1, reputation of a person. Reputation of a person. Number 2, property. Number 2, property. Number 3, body. ठीक है, इसको कंसिडर करिए एक एग्जाम्पल की तरह. अगर हम कहें कि एक पर्सन का एफआईआर उसके अगेंस्ट फाइल हुआ है, लेट्स से 498A के लिए. फेक केसेस होते हैं 498A के. कई बार वाइफ्स प्रॉपर्टी के लिए कर देती है फाइल. अब यहां पर उस पर्सन की क्या खराब हो गई है? रेप्यूटेशन. ठीक है, इन द सोसाइटी. नाउ ही इज नोन एज द अक्यूज्ड फॉर 498A क्रूअल्टी. Now, let's say in the same case, this particular malicious prosecution was done for the purpose of harming the company of a person. Husband की company को या फिर husband के business को harm करने के लिए ये किया गया है, जिससे क्या हो रहा है? Damage to property हो रहा है. या फिर इस तरह के malicious prosecution से क्या हुआ है? उसे lakhs and lakhs of rupees के bail bonds देने पड़े हैं, advocates की fees देनी पड़ी है,
कॉस्ट ऑफ द सूट देना पड़ा है, लिटिगेशन फीस एटसेट्रा, ये सब क्या है? डैमेज टू प्रॉपर्टी है, मनी है उसका, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बॉडी। मान लीजिए आपने मेलिशियसली किसी को प्रोसिक्यूट किया है और उस पर्सन को क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है। मान लीजिए पुलिस कस्टडी, फिर मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी भी ले गए। तो ये क्या है? उसका क्या हुआ है? इनकार्सरेशन हुआ है, उसकी बॉडी को तकलीफ हुई है, सम काइंड ऑफ बॉडीली हार्म इज इन्वॉल्व्ड। तो हो सकता है कि ये तीनों ही हार्म्स कॉज किए गए हों, या फिर इनमें से कोई भी एक हार्म जो है, एक डैमेज जो है, वो रिजल्ट है किसका? इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तीनों हो, कोई भी एक हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे चले। ओके ठीक है, लिख लो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की एसेंशियल एलिमेंट्स। मैच आ रहा है क्या? नहीं। Essential elements of malicious prosecution. Number 1. Plaintiff was prosecuted by the defendant. Number 1. Plaintiff was prosecuted by the defendant. Number 2. The proceedings complained of terminated in favor of the plaintiff. Terminated in favor of the plaintiff. Number 3. The prosecution was instituted. The prosecution was instituted against plaintiff without any reasonable or probable cause. Next point. The prosecution was instituted with a malicious intention. A malicious intention. Full stop. इसी के आगे कंटिन्यू करके इसी पॉइंट में लिखेंगे the intention is not merely, इसी पॉइंट में कंटिन्यू करके लिखेंगे the intention is not merely to bring law into effect. But to prove a wrong point of fact. Full stop. Next point, last point. Plaintiff has suffered damage. Last essential element है number 5. Plaintiff has suffered damage to his reputation or body or property. फुल स्टॉप. ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स का प्रूफ देना पड़ेगा प्लेंटिफ को एक्चुअली. सो ये टॉट जो है ये है तो बहुत छोटा, बात करें अगर फंडामेंटल्स की, लेकिन अगर बात करें प्रूव करने की, बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉट बन जाता है. किसी ने आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया है और उस पर्सन को ये लगता है कि उसने रात के अंधेरे में आपको चोरी करते हुए देखा था. प्रोबेबल कॉज जो है वो होना चाहिए. अब यहाँ पर कोई पर्सन आपके जितनी हाइट का है, आपके जैसा दिख रहा है दूर से, तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबल कॉज है उसके पास में आपके अगेंस्ट एफआईआर करने का.
ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉट में। ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत कम केसेस में पूरे हो पाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को। तो सबसे पहला है कि प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने क्या किया है? प्रोसिक्यूट किया है। प्रोसिक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, लिखते जाओ उसको, वही जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को नीचे नंबर 1 डाल करके उसमें जो भी एडिशनल चीजें हैं वो लिखते जाओ। जैसे हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो इसी में अपने नोट्स बनाते जाओ कि 1 का मीनिंग क्या है। ठीक है, prosecution means a criminal prosecution. Prosecution means a criminal prosecution and not a civil action. And not a civil action. Full stop. It must be initiated by the defendant. Initiation कौन करेगा इसका? डिफेंडेंट करेगा। ये रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने लिखा है ना प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। सो अगर किसी थर्ड पर्सन ने इनिशिएट किया है और आप डिफेंडेंट को सू कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। इट मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि अगर हम कहें कि ये प्रोसिक्यूशन है तो ये जो पर्सन जो इनिशिएट कर रहा है, जो डिफेंडेंट है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेंटिफ को प्रोसिक्यूट करने में। ठीक है, कैसे एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है? मान लीजिए कि कोई कांस्टेबल है जो एफआईआर लिखता है या कोई पुलिस ऑफिसर है जो एफआईआर लिखता है, उसके पास में कोई पर्सन आता है अपना फेक कंप्लेंट लेकर के। ठीक है, वो उसे कहता है कि लेट्स से फेक 498 एक एग्जांपल से लेते हैं। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, बट मुझे जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें से ज़्यादा हिस्सा चाहिए, सो आप प्लीज़ मेरा एफआईआर फाइल कर दीजिए और चार्जेस डलवा दीजिए बस। अगर बस आप चार्जशीट डाल देंगे ना कोर्ट में तो मेरा काम हो जाएगा। माई हस्बैंड वुड रेडिली गिव मी द प्रॉपर्टी। He will be scared, so he will give me the property. To this, the constable says, okay, आप 5 लाख रुपए ब्राइब दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यही रेट चल रहा है आजकल, पता है आप लोगों को। 498A का फेक केस फाइल कराने का इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट इतना चल रहा है आजकल। इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, नॉट जस्ट ट्रिलियंस। सो इसमें लॉयर्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और खुद विक्टिम्स सब इन्वॉल्व है। सब फंसता कौन है? अक्यूज्ड। ठीक है, सो बॉयज बी रियली केयरफुल while choosing your partner, okay, on a lighter note. ठीक है, इससे अच्छा मर्डर का ही ले ले। इससे डर लग गया। नहीं, मर्डर में तो मोस्टली प्रोबेबल कॉज होता ही है ना। प्रोबेबल कॉज होता है मर्डर में। मर्डर इतना सीरियस ऑफेंस है अपने आप में कि बिना प्रोबेबल कॉज के पुलिस फाइल करती नहीं है यूजुअली। ठीक है, इसलिए मैं ये लेती हूँ ज्यादातर, क्योंकि डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेलिशियसली हो रहा है जो दुनिया में प्रेवलेंट है, वही बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अनुज का मैसेज आया, #ban marriage। ओके, चलिए, तो ये क्या है? पहला हमारा एसेंशियल एलिमेंट हो गया कि ये पर्सन इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए। ये जो कांस्टेबल है जिसने रिपोर्ट लिखी है फेक एफआईआर, ये इंस्ट्रूमेंटल है, इसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और साथ साथ वो विक्टिम जो झूठी रिपोर्ट लिखवाने आई है उसको भी मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब इसी में केस आता है आपके पास में, गिरजा प्रसाद वर्सेस उमा शंकर पाठक। फर्स्ट पॉइंट में ही है ये केस, गिरजा प्रसाद वर्सेस उमा शंकर पाठक। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ऐसे ही। एक सर्कल इंस्पेक्टर है और एक इंस्पेक्टर है, दोनों ने मिलकर के एक फेक एफआईआर फाइल किया है 1973 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का केस है, बट अच्छा केस है इस टॉट के लिए। ओके, लिखिए इसको, गिरजा प्रसाद एंड चंद्रिका प्रसाद। गिरजा प्रसाद एंड चंद्रिका प्रसाद file a false FIR
filed a false FIR against the plaintiff, full stop. Girja Prasad not only made the report, but also gave false evidence, during the trial. ओके अब यहाँ पर बात आ रही है, चंद्रिका प्रसाद कह रहा है कि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। सर्कल इंस्पेक्टर है, उसके पास में क्या आ रहा है, बहुत सारी एफआईआर आ रही हैं दिन के एंड में, एंड ही हैज टू अप्रूव, साइन, बट गिरजा प्रसाद वाज इंस्ट्रूमेंटल। गिरजा प्रसाद ने खुद ही वो केस, फेक केस फाइल किया और खुद उसमें कोर्ट के सामने जाकर के दिया है क्या, एविडेंस, और इन्वेस्टिगेशन में भी उसने गड़बड़ की है, फेक एविडेंसेस क्रिएट करने की गड़बड़ की है। ठीक है, तो लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स द एमपी हाई कोर्ट हैज सेड दैट दिस पर्सन, सर्कल इंस्पेक्टर, कैन नॉट बी सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन फाइलिंग द प्रोसीडिंग्स, even though he is the superior officer, even though it was his duty to check whether the FIR is correct or not. The person who is instrumental in filing this, instrumental yani important, significant, most important, in filing this fake case is Girja Prasad himself. Okay, लिखो इसको. It was held that Girja Prasad was actively involved. Girja Prasad was actively involved in initiating criminal prosecution, and was liable for malicious prosecution. ओके, अब इसमें एक और पॉइंट आता है हमारे पास में कि हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किसको बोल सकते हैं. हाँ, सर्कल इंस्पेक्टर का वही जोन होता है. ये अब कई स्टेट्स में नहीं होते हैं, पहले होते थे. एसएचओ लेवल का कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई मल्टीपल जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके ऊपर कोई एक पर्सन जो होता है, सीनियर पुलिस ऑफिशियल, आईपीएस कैडर का, वो कई एसएचओज के ऊपर काम करता है, वो सर्कल इंस्पेक्टर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये तो हमें पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंटल है जो पर्सन, जिसने रियल में सारा का सारा मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का काम किया है, उसे तो हम लेंगे ही इस पर्टिकुलर टॉट में. और साथ साथ हमारे सामने ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि मिलिशियस प्रोसिक्यूशन कब हो रहा है. हम प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, प्रोसिक्यूट हुआ है प्लेंटिफ डिफेंडेंट के द्वारा, तो हम ये कब कह सकते हैं, जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए तब कह सकते हैं, या फिर जब कोर्ट ने ट्रायल स्टार्ट कर दिया तब कह सकते हैं, या फिर डिस्चार्ज से पहले की स्टेज पे कह सकते हैं. इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है. इसके ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स आए हैं, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जब मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम कर दे, यानी कि ट्रायल कोर्ट, बेसिक पहला कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम कर दे, तब हम कह सकते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो गया है. हाउएवर कई हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि अगर डिस्चार्ज भी हो रहा है बिना चार्ज फ्रेम हुए या चार्ज फ्रेम होने के बाद, तो भी हम ये नहीं कह सकते, तो भी हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं. कई जगह पे सिर्फ एफआईआर फाइल हो जाना और मामला कोर्ट के सामने आ जाना ही अपने आप में क्या है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना गया है. क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है आपके अगेंस्ट, इनिशिएट होना ही की है यहाँ पे. ठीक है, ऑल राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा था कि ये टर्मिनेशन होना चाहिए इन प्रोसीडिंग्स का प्लेंटिफ के फेवर में. ठीक है, उसमें लिख लो टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स in favor of the plaintiff, in favor of the plaintiff do not necessarily
do not necessarily mean acquittal. Do not necessarily mean acquittal on the merits. Merits पे acquittal हुआ हो ये जरूरी नहीं है. Do not necessarily mean acquittal on merits. Full stop. Acquittal on merit को inverted comma में डाल दो. Acquittal on merit. It is enough if the prosecution has been discontinued. It is enough if the prosecution has been discontinued or accused has been discharged or complaint has been dismissed for default or complaint has been dismissed for default or prosecution has fallen due to technical reasons or prosecution has fallen due to technical reasons. नहीं, गिरजा वॉज नॉट सर्कल इंस्पेक्टर अनुज लास्ट केस में. चंद्रिका प्रसाद वॉज सर्कल इंस्पेक्टर. गिरजा प्रसाद वॉज जस्ट एन इंस्पेक्टर पर्सन हु रोट दी पर्टिकुलर FIR. चंद्रिका प्रसाद, गिरजा प्रसाद. Chandrika Prasad was circle inspector. Girja Prasad was the person who was writing the false case and gave the false evidences. ठीक है? All right. तो है ना ये थोड़ा टिपिकल. सुन के ही लगता है कि किस तरह प्रूव करेंगे. और कह रहे हैं कि किसी भी ग्राउंड पे अगर ये केस खत्म हुआ है, जरूरी नहीं है कि अक्विटल हुआ हो उसके बाद ही मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे. अगर डिसमिस कर दिया है कंप्लेंट को, कहा गया है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस फॉल हो रहा है, मे बी द प्रोसिक्यूशन डज नॉट हैव इनफ एविडेंसेस टू प्रूव, राइट, तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं उसी स्टेज पे. मे बी आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया. अगर आप रिसेंट केसेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि अब अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया है उसके बावजूद भी हाईकोर्ट में पिटिशन पड़ी हुई है किसकी, क्वॉशिंग की, तो भी क्वॉशिंग हो सकती है. तो हाईकोर्ट ने क्वॉशिंग ही कर दिया पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन की पूरी FIR की. वहां पे भी क्या खत्म हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और कहा जाएगा कि ये इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ ही है. तो क्या प्लेंटिफ के फेवर में नहीं है सिर्फ और सिर्फ गिल्ट. अगर उसका गिल्टी वर्डिक्ट आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसिक्यूशन मैलिशियस है. उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है रिजल्ट निकल करके इस पर्टिकुलर केस का, तो ये कह सकते हैं कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्या हुआ है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. अब ये उसको प्रूव करना पड़ेगा इंटेंट से, क्योंकि अभी तक तो आधी भी नहीं, 2 ही बातें प्रूव हुई हैं. ठीक है, 2 पॉइंट्स प्रूव हुए हैं. ऑल राइट, लिख लो इसमें, इसी में कंटिन्यू करो. इट इज इनफ दैट there is no judicial decision. It is enough that there is no judicial decision on the guilt of the accused. Of the guilt of the accused. Of the guilt of the accused. Accused को guilty नहीं माना गया है, बस उसे इतना ही प्रूव करना है in order to initiate malicious prosecution. All right, आगे चलो. अब बात आ रही है एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज. मैंने बताया था कि हम समझेंगे कि कैसे कह रहे हैं कि क्या रीजनेबल प्रोबेबल कॉज है. ठीक है, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, लिखो उसको. व्हाट इज रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज? पॉइंट नंबर 3, इट इज एन ऑनेस्ट बिलीफ. इट इज एन ऑनेस्ट बिलीफ इन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. In the guilt of the accused upon a full conviction, comma, founded on reasonable grounds,
founded on reasonable grounds in the light of circumstances, comma, which assuming them to be true, comma, would lead any ordinary prudent person placed in the same position of the accuser to conclude that the person charged was probably guilty, of the crime alleged. Full stop. ओके इसका मीनिंग क्या है, इसको समझिए. ये कह रहे हैं कि रीजनेबल प्रोबेबल कॉज है. ये बात कैसे प्रूव होगी? ऐसे प्रूव होगी कि मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट अक्यूज किया है कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस. तो यहां पर उस पर्टिकुलर ऑफेंस को जिन सर्कमस्टांसेस में बताया जा रहा है कि कमिट हुआ है, वो सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, प्लस ये देखा जाएगा कि उन्हें समझने के बाद, उन सर्कमस्टांसेस को जानने के बाद कोई भी प्रूडेंट ऑर्डिनरी पर्सन क्या सोचेगा. अगर कोई प्रूडेंट ऑर्डिनरी मैन ये सोचे इन सर्कमस्टांसेस को सुनने के बाद दैट बी माइट हैव कमिटेड द ऑफेंस, माइट हैव यानी कि बी कुड बी एन अक्यूज्ड, कुड बी गिल्टी, तो हम कहेंगे कि ये एक रीजनेबल प्रोबेबल कॉज प्रोवाइड कर रहा है. बहुत झोल है ना, बहुत वेग है. क्या है? कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में ए ने अगर बी के अगेंस्ट फेक केस फाइल किया है, फेक नहीं मतलब एक केस फाइल किया है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे जो वो बता रहा है कि किस वक्त मेरे यहाँ चोरी हुई या किस वक्त मेरे अगेंस्ट क्रूअल्टी हुई. ये सारी बातें वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में देखी जाएंगी. और ये सर्कमस्टांसेस सुनने के बाद एक अनजान आदमी, एक स्ट्रेंजर जो कि एक प्रूडेंट पर्सन है, आपकी मेरी तरह कोई भी रीजनेबल पर्सन है, उसे अगर ये सब कुछ सुनने के बाद लगता है कि शायद हो सकता है बी ने ये क्राइम किया हो, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ए के पास में केस फाइल करने का प्रोबेबल कॉज था. नहीं तो नहीं. अगर कोई भी प्रूडेंट पर्सन इसको सुनकर के ये कहे कि बी तो ये क्राइम कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल दैट बी हैज कमिटेड दिस पर्टिकुलर क्राइम, तो हम कहेंगे कि ए के पास में प्रोबेबल कॉज नहीं था ये केस फाइल करने का. ठीक है, ओके. कैसे? मान लीजिए ए के घर में होती है चोरी. ठीक है, ए के घर में चोरी हो रही है और ए के घर में चोर जो आया है उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है. ठीक है, एक चोर की हाइट कितनी है? 5'4" है, और रात के अंधेरे में उसके यहाँ पे चोरी हुई है. तो ए ठीक से प्रॉपरली फेस नहीं देख पाया है उस पर्सन का, बट ए को ये पता है कि वो पर्सन जो है वो टकला है, उसके बाल नहीं है. ठीक है, ही इज अ बॉल्ड पर्सन. जो चोर है वो बॉल्ड है, 5'4" हाइट का है. ठीक है, अब यहाँ पे सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ए ने बी के अगेंस्ट एफआईआर करनी चाहिए. ए को पता है कि शायद बी टकला नहीं है, या शायद बी विग लगाता है पर टकला ही है, या शायद बी की हाइट 5'4" नहीं है, बी की हाइट 5'10" है. ठीक है, ये बस चाहता है किसी तरह इसको फंसाना, क्योंकि इसको लगता है कि इसको मुझे फंसाना है. ये क्या है? मैलिस है इसका. आई हैव टू कॉज क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर बी. ठीक है, नाउ आपने ये फैक्ट सुने, क्या आपको लगता है कि बी ने ये क्राइम किया होगा? इज दैट पॉसिबल?
रीजनेबल पर्सन के माइंड में क्या आ रहा है कि नहीं, बी ने ये क्राइम नहीं किया होगा, क्योंकि हमें सारे सर्कमस्टांसेस पता है। तो अब अगर ए इसके बावजूद भी ये एफआईआर फाइल कर रहा है तो हम कहेंगे कि ए के पास में प्रोबेबल कॉज नहीं है। समझ आया कितना दूर का लॉजिक ये लोग देते हैं? ठीक है। Subscribe for more content.